हेलो गाइस, ये है जॉब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जॉब्स दिया है 1 to 5, 1 से लेके 5 तक आपको यहाँ पे जॉब्स है और यहाँ पे 3 मशीन्स आपको गिवन है। अब तक के हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। 4 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ 2 मशीन पर काम किया है, लेकिन इस क्वेश्चन से अब हम 3 मशीन पे काम करेंगे। तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले फाइंड आउट करते थे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स, इसमें भी बिल्कुल हमें वही करना है। ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है कि ऐसा सीक्वेंस के जिससे इन तीनों मशीन का काम कम से कम टाइम में हो जाए, और वो टाइम भी कैलकुलेट करना है जिसे हम कहते हैं टोटल इलैप्स्ड टाइम, जो कि हमें क्वेश्चन बी में पूछा है। और इसी के साथ यहाँ पे हमें तीनों मशीन का आइडल टाइम निकालना है। अब तक के हमने सिर्फ 2 मशीन का आइडल टाइम निकाला है, अब हम तीनों मशीन का आइडल टाइम निकालेंगे। तो गाइज, इस क्वेश्चन को 3 मशीन्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसे 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। तो गाइज, हमें क्या करना रहेगा? 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। मशीन ए जो मिडल है ना, जो मिडल है मशीन बी, उसका मैक्सिमम नंबर हमें सबसे पहले ढूंढना है। तो मिडल है, उसका मैक्सिमम नंबर क्या है? वो है 5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5। अब बच गई 2 मशीन, एक ऊपर वाली मशीन और एक नीचे वाली मशीन, मतलब मशीन ए और मशीन सी। तो मशीन ए में मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा, मिनिमम नंबर, जो कि है 5। और इसी तरीके से मशीन सी में भी मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा, जो कि है 3। तो मैंने यहां पे लिख दिया सबसे छोटा नंबर है 3। तो गाइस, इस 3 मशीन की प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है गाइस? 3 मशीन की प्रॉब्लम्स को 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए इन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ये कंडीशन क्या है? जो तुम्हें बी मैक्सिमम मिला है, बी मैक्स सबसे बड़ा नंबर मिला है, और जो तुम्हें ए मिनिमम मिला है वो यहां पे लिख दो। ए मिनिमम कौन सा है? 5। अगर मैं इसे देखूं तो ए मिनिमम ये वाला नंबर बी मैक्स के या तो इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो हाँ, हमें एक कंडीशन मिली है, तो 2 में से एक कंडीशन भी इनफ है। चलो मैं इस कंडीशन को भी देख लेता हूं। सी मिनिमम मुझे मिला है 3, और मैंने इस तरीके की देखने वाली साइन यहां पे लिख दिया है, और बी मैक्स मिला है मुझे 5। तो यहां पे क्या बता रहा है? यहां पे 3 बड़ा बता रहा है। क्या 3 बड़ा है 5 से? नहीं, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो भी इनफ है। हम इस प्रॉब्लम को 3 मशीन से 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली मुझे 2 डमी मशीन को ले लेना है। तो वो 2 डमी मशीन है P और Q। तो मेरी मशीन P और Q क्या रहेगी? जो P रहेगी वो A और B को प्लस करके मिलेगी। जो P रहेगी वो A और B को प्लस करके मिलेगी, तो मुझे मिलेगा A प्लस बी। और जो Q रहेगी वो B और C को प्लस करके मिलेगी, वो B और C को प्लस करके मिलेगी। तो गाइस, बहुत ही सिंपल है। A और B को प्लस कर दो, मिल जाएगा P, और B और C को प्लस कर दो, मिल जाएगा Q। तो इन दोनों में B कॉमन है, B बीच में रहेगा, राइट। अब मैं P और Q को यहां पे फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर P और Q को, A और B को मैं प्लस करूं तो आता है 7। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 7। सबसे पहले मैं P फाइंड आउट कर लेता हूं। 7 और 1 को अगर मैं प्लस करूं तो मिल जाएगा 8। और इसी तरीके से 6 और 4 को मैं प्लस करूं तो मिल जाएगा मुझे 10। और इसी तरीके से अगर मैं 9 और 5 को प्लस करूं तो मुझे मिल जाएगा 14। अब जो बच जाते हैं लास्ट नंबर्स 5 और 3 को, अगर मैं 5 और 3 को प्लस करूं तो मुझे मिल जाता है 8। तो इस तरीके से मैंने मशीन डमी, जो कि मेरी डमी मशीन है, मशीन P, उसे सक्सेसफुली यहां पे बना लिया है। अब मशीन Q की बारी। तो मशीन Q B और C को प्लस करने पे मुझे मिलेगी। तो 2 और 3 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है 5। और इसी तरीके से गाइस, अब आप लोग मुझे बताइए इन दोनों को प्लस करने पे कितना मिलेगा? 7 और 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा।
अब आप मुझे बताइए मुझे किसको प्लस करना है? हाँ, वेरी गुड, मुझे इन दोनों को प्लस करना है। 4 और 5 को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 9। अब बताइए मुझे किन्हें प्लस करना है? 5 और 6 को। 5 और 6 को मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 11। अब इसी तरीके से 7 और 3 को मैं प्लस कर दूंगा और ये मुझे मिल जाएगा 10। तो इस तरीके से मैंने डमी मशीन्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम टू मशीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले सीक्वेंस निकाल लेंगे इन दोनों नंबर्स में। सबसे पहले तो मैं लेफ्ट साइड में P को लिख दूंगा और राइट साइड में Q को लिख दूंगा और यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब गाइस बताइए सबसे छोटा नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ओके, इनमें सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलर नंबर है वो है 5। तो मैं यहाँ पे 5 को क्रॉस करता हूं और जॉब 1 मुझे Q को असाइन करना है। अब गाइस जो बच जाते हैं नंबर्स, उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर है 8। लेकिन 8 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। गाइस अगर मैं इस नंबर को पहले लूं, अगर मैं इस नंबर को पहले लूं तो मुझे जॉब 2 को P में असाइन करना होगा, मुझे जॉब 2 को P में असाइन करना होगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर को पहले लूं तो मुझे जॉब 2 को Q में असाइन करना होगा, राइट? क्योंकि Q में तो मैंने ऑलरेडी असाइन कर चुका है 1, राइट? मैं एक्चुअली इस नंबर को लूंगा और इस नंबर को मैं P में असाइन करूंगा। अब बच जाता है कौन सा नंबर? अब बच जाता है ये वाला 8। तो गाइस इस 8 को मैं क्रॉस करता हूं और इस नंबर को भी मैं P में असाइन करूंगा। तो गाइस अब जो नंबर यहाँ पे बच गए हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इनमें सबसे छोटा नंबर है 9। तो मैं 9 को यहाँ पे क्रॉस करूंगा और जॉब 3 को Q में असाइन करूंगा। अब जो नंबर बच गया है 4, मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा। इस तरीके से मैंने अपने सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अब इस सीक्वेंस को मैं यहां पर लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैंने सीक्वेंस को भी यहां पे प्लेस कर दिया है। अब जब गाइस हम टोटल इलैप्स टाइम निकालेंगे तो टोटल इलैप्स टाइम निकालने के लिए हमें एक्चुअल मशीन्स को ही लेना पड़ेगा, हम इन डमी मशीन्स को नहीं लेंगे। तो डमी मशीन्स का हमने यूज कहां पे किया है? तो बेसिकली डमी मशीन का यूज हमने सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस को निकालने के लिए किया है। एक बार सीक्वेंस हमें मिल गए कि जॉब किस सीक्वेंस में जाना चाहिए, एक बार जब ये सीक्वेंस हमें मिल गए तो अब हम एक्चुअल मशीन्स को लेकर इलैप्स्ड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस अब जॉब 2 मशीन ए में प्रोसेस होगा। तो गाइस मशीन ए जॉब 2 को प्रोसेस करेगी। तो गाइस अब मशीन ए में सबसे पहले जॉब 2 प्रोसेस होगा। तो मशीन ए स्टार्ट होगी 0 से और जॉब 2 कितना टाइम लेगा? तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं। मशीन ए जॉब 2 के लिए 7 आवर्स लेती है, तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा 7। तो इसका मतलब है गाइस मशीन ए में जॉब 2 का टाइम इन है 0 और टाइम आउट है 7 आवर्स। तो गाइस जैसे ही 7 आवर्स होते हैं जॉब 5 मशीन ए में प्रोसेस होने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही 7 आवर्स होते हैं तो जॉब 5 मशीन ए में हो जाएगा इन। तो जॉब 5 का इन टाइम क्या है? 7। अब गाइस मशीन ए में जॉब 5 कितने आवर्स तक, कितने टाइम तक प्रोसेस करेगा? तो मशीन ए में जॉब 5 आवर्स तक प्रोसेसिंग इसकी चलती रहेगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा 7 + 5 जो कि मुझे मिल जाता है 12। तो गाइस जैसे ही 12 आवर्स होते हैं वैसे ही जॉब 4 मशीन ए में एंटर करेगा। तो मैं इन टाइम लिख देता हूं 12। और गाइस मशीन ए में जॉब 4 कितने टाइम तक प्रोसेस करेगा? तो मशीन ए में जॉब 4 9 आवर्स तक प्रोसेस करेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 12 + 9। तो गाइस 12 + 9 होता है 21। अब 21 आवर्स जैसे ही होते हैं वैसे ही जॉब 3 मशीन ए में हो जाएगा एंटर। अब गाइस देखते हैं जॉब ए
जॉब 3 मशीन ए में कितने टाइम तक प्रोसेस होता है? तो गाइज ये है 6 आवर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 21 प्लस 6, तो यहां पर मुझे मिलेगा 27। तो गाइज जैसे ही 27 आवर्स होते हैं तो जॉब 1 की बारी आती है और जॉब 1 मशीन ए में एंटर हो जाएगा। तो गाइज जॉब 1 कितना टाइम ले रहा है? 5 आवर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 27 प्लस 5। तो इसे मैं थोड़ा अच्छे वे में लिखता हूं, 27 प्लस 5 इक्वल्स टू 32। तो गाइस जैसे ही 32 आवर्स होते हैं, जैसे ही 32 आवर्स हो जाएंगे, मशीन ए काम करना बंद हो जाएगी क्योंकि मशीन ए का टाइम हो जाएगा आउट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं मशीन बी की बारी। तो स्टार्टिंग में गाइस क्या होता है, फ्रॉम 0 टू 7 आवर्स मशीन ए काम करती है। तो 0 से 7 आवर्स के बीच में मशीन बी और मशीन सी क्या करती है? तो दोनों, तो गाइस मशीन बी और मशीन सी दोनों भी वेट करती हैं, दोनों भी अपना काम स्टार्ट नहीं करती है। जैसे ही 7 आवर्स होते हैं तो मशीन ए में जॉब 5, दूसरा जॉब यानी नेक्स्ट जॉब, जॉब 5 एंटर हो जाएगा और जॉब 2 मशीन ए से छूटकर मशीन बी में आ जाएगा। तो गाइस 7 आवर्स तक मशीन बी वेट करेगी। जैसे ही 7 आवर्स हो जाएंगे तो जॉब 2 मशीन ए से बी में जाएगा। इसका मतलब मशीन बी में जॉब 2 की एंट्री कब हो रही है? 7 आवर्स में। अब मशीन बी में जॉब 2 प्रोसेस होगा, तो जॉब 2 मशीन बी में कितना टाइम ले रहा है? तो गाइस जॉब 2 मशीन बी में, यह है जॉब टू मशीन बी में ले रहा है 1 आवर। तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। अब जैसे ही 8 आवर्स हो जाएंगे तो मशीन बी में जॉब 5 एंटर करेगा। तो गाइस मशीन बी में जॉब 5 कितना टाइम ले रहा है? मशीन बी में जॉब 5 ले रहा है टाइम, यहां पे देख लेते हैं, ये ले रहा है 3 आवर्स। तो मैं यहां पे डाल दूंगा 8 प्लस 3, यहां पे हो जाएगा 8 प्लस 3, तो यहां पर मुझे मिलने वाला है 11। तो गाइस जैसे ही 8 आवर्स हो गए तो मशीन बी का हो जाएगा टाइम आउट। अब मशीन बी में मैं यहां पे लिख देता हूं 8। अब मशीन बी में जॉब 5 की एंट्री होगी, लेकिन गाइस हमेशा याद रखना मशीन बी का टाइम इन हमेशा मशीन ए के टाइम आउट के या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। लेकिन गाइस यहां पर तो मशीन बी का टाइम छोटा है, मशीन बी का टाइम है 8 और यहां पे मशीन ए का टाइम आउट है 12। इसका मतलब यह है कि जॉब 5 अभी तक मशीन ए में ही अटका हुआ है। जैसे ही 12 आवर्स होते हैं तो जॉब 5 छूटकर मशीन ए से मशीन बी की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब 8 आवर्स के बाद यहां पर मशीन बी को वेट करना पड़ेगा 4 आवर्स तक। तो जैसे ही 12 आवर्स होते हैं, मशीन बी को एक्चुअली वेट कितना करना पड़ रहा है? 4 आवर्स तक। तो गाइस जैसे ही 12 आवर्स होते हैं तो जॉब 5 मशीन ए से निकलकर मशीन बी में चला जाएगा। तो गाइस मशीन बी में जॉब 5 कितना टाइम ले रहा है? 3 आवर्स। तो मैं यहां पे 3 आवर्स को ऐड करता हूं और यहां पे हो जाएगा 12 प्लस 3 होता है 15। जैसे ही 15 आवर्स होते हैं तो मशीन बी का टाइम आउट हो जाएगा और मशीन बी में कौन एंट्री करेगा? मशीन बी में एंट्री करेगा जॉब 4। लेकिन गाइस अभी भी मशीन बी का टाइम इन छोटा है मशीन ए के टाइम आउट से। इसका मतलब यह है कि जॉब 4 अभी तक मशीन ए में ही है। तो गाइस मशीन बी 15 आवर्स पे तो फ्री हो गई है। तो गाइस मशीन बी को वेट करना पड़ेगा 6 आवर्स। जैसे ही 6 आवर्स हो जाते हैं, 15 प्लस 6 होते हैं 21 आवर्स। तो गाइस जैसे ही 21 आवर्स हो जाते हैं तो जॉब 4 मशीन ए से छूटकर मशीन बी में चला जाएगा। तो गाइस मैं लिखता हूं 21 प्लस, अब जॉब 4 मशीन बी में कितना टाइम ले रहा है? तो गाइस जॉब 4 मशीन बी में ले रहा है 5 आवर्स।
तो मैं यहां पे लिखता हूं 21 प्लस 5 इक्वल्स टू 26। जैसे ही 26 आवर्स होते हैं तो मशीन बी का हो जाएगा टाइम आउट, और मशीन बी में इस 26 आवर्स पर कौन एंट्री करेगा? जॉब 3। लेकिन गाइस जॉब 3 को मशीन ए में प्रोसेस होने के लिए अभी भी 1 घंटा 1 आवर यहां पे रहेगा, क्योंकि जॉब 3 मशीन ए से कब निकलेगा? 27 आवर्स में, लेकिन मशीन बी तो 26 में ही रेडी हो गई है। तो गाइस मशीन बी को 1 आवर वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 27 आवर्स होते हैं तो जॉब 3 मशीन ए से छूटकर मशीन बी में आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं 27 प्लस, तो गाइस मशीन बी में जॉब 3 कितना टाइम लेगा? मशीन बी में जॉब 3 लेगा 4 आवर्स। तो गाइज मैं यहां पे लिखूंगा 27 प्लस 4। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो यहां पे हो जाएगा 31। जैसे ही 31 आवर्स होते हैं तो गाइज मशीन बी का हो जाएगा टाइम आउट, और 31 आवर्स पे किसकी एंट्री होगी? एंट्री होगी जॉब 1 की। लेकिन गाइज जॉब 1 तो अभी जॉब मशीन ए में ही प्रोसेस हो रहा है। मशीन ए से कब छूटेगा? वो तो 32 पे छूटेगा, लेकिन मशीन बी तो 31 पे ही फ्री हो गई है। तो मशीन बी को 1 आवर वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 32 आवर्स हो जाते हैं वैसे ही जॉब 1 मशीन ए से छूटकर मशीन बी में चला जाएगा। तो गाइस मशीन बी में जॉब 1 कितना टाइम ले रहा है? तो गाइस मशीन बी में जॉब 1 ले रहा है 2 आवर्स। तो मैं यहां पे 2 को प्लस कर देता हूं तो यहां पे हो जाएगा 34 आवर्स। जैसे ही गाइस 34 आवर्स होते हैं तो मशीन बी हो जाएगी बंद, क्योंकि मशीन बी ने सारे जॉब्स को प्रोसेस कर लिया है। अब बारी आती है मशीन सी की। तो गाइस जब मशीन ए स्टार्टिंग में मशीन ए सबसे पहले जॉब को प्रोसेस करेगी, तो सबसे पहला जो जॉब जाएगा वो जाएगा जॉब नंबर 2। मशीन ए में प्रोसेस हो रहा है तो 0 से 7 आवर्स तक मशीन बी भी आइडल थी और मशीन सी भी ऐसी ही बैठी थी, आइडल थी। कुछ काम, दोनों मशीन्स कोई काम नहीं कर रही थी। जैसे ही 7 आवर्स होते हैं तो मशीन बी भी काम स्टार्ट करना शुरू कर देगी, लेकिन गाइस मशीन सी अभी तक आइडल बैठेगी, क्योंकि मशीन सी से पहले मशीन ए और मशीन बी काम करेगी। मशीन ए में जॉब 2 प्रोसेस होगा, वही यहां से उछल के मशीन बी में जाएगा। अब मशीन बी में जॉब 2 प्रोसेस हो रहा है, मशीन सी में कोई जॉब अभी तक नहीं आया है। जैसे ही 8 आवर्स हो जाएंगे तो गाइस 8 आवर्स हो जाएंगे तो 8 आवर्स से मशीन जैसे ही 8 आवर्स हो जाएंगे तो जॉब 2 मशीन बी से उछल कर जाएगा मशीन सी में। तो गाइस मशीन सी में जॉब 2 की एंट्री कब हो रही है? 8 आवर्स में। तो 8 आवर्स मशीन सी का स्टार्ट टाइम होगा, एंड टाइम होगा। अब गाइस ये देखते हैं कि जॉब 2 मशीन सी में कितना टाइम लेता है। तो मशीन सी में 7 आवर्स लेता है। मैं यहां पे लिखूंगा 8 प्लस 7, तो यहां पर मुझे मिलता है 15। जैसे ही 15 आवर्स हो जाएंगे तो मशीन सी जॉब 2 की प्रोसेसिंग को बंद कर देगी और टाइम आउट हो जाएगा, और इसी टाइम पर 15 आवर्स पे जॉब 5 की एंट्री होगी मशीन सी में। तो गाइस यहां पे अगर मैं देखता हूं तो जॉब 5 मशीन बी से बाहर कब निकलेगा? जॉब 5 मशीन बी से बाहर निकलेगा 15 आवर्स में, और 15 आवर्स में मशीन सी में चला जाएगा। तो यहां पे मशीन सी को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज यहां पे मैं लिखूंगा 15 प्लस जॉब 5 मशीन सी में कितने टाइम तक प्रोसेस होगा? तो गाइज जॉब 5 मशीन सी में 7 आवर्स तक प्रोसेस होता रहेगा। तो मैं 15 प्लस 7 करता हूं, मुझे मिल जाएगा 22। जैसे ही 22 आवर्स हो जाते हैं तो मशीन सी जॉब 5 की प्रोसेसिंग बंद कर देती है और मशीन सी का हो जाएगा टाइम आउट, और उसी टाइम पर जॉब 4 मशीन सी में एंट्री करेगा। लेकिन गाइस जॉब 4 तो अभी मशीन बी में ही है, मशीन बी से बाहर कब निकलेगा? 26 आवर्स में। लेकिन मशीन सी तो 22 आवर्स में ही फ्री हो गई है, जॉब 4 को प्रोसेस करने के लिए रेडी हो गई है। तो गाइस यहां पर मशीन सी को 4 आवर्स
वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 26 आवर्स होते हैं, जॉब 4 मशीन बी से जंप करेगा मशीन सी की तरफ और मशीन सी में एंटर हो जाएगा। तो गाइस जॉब 4 मशीन सी में कितना टाइम लेगा? जॉब 4 मशीन सी में लेगा 6 आवर्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 26 प्लस 6 हो जाता है 32 आवर्स। अब गाइस जैसे ही 32 आवर्स होते हैं तो मशीन सी जॉब 4 की प्रोसेसिंग को बंद कर देगी और मशीन सी का हो जाएगा टाइम आउट। अब उसी टाइम पर जॉब 3 की एंट्री होगी, लेकिन जॉब 3 मशीन बी में तो 31 आवर्स में ही छूट गया था। तो गाइस हमेशा टाइम इन मशीन सी का टाइम इन उससे पहले वाली मशीन बी के टाइम उससे पहले वाली मशीन जो भी हो मशीन बी के टाइम आउट से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे बड़ा है, तो यहां पे गाइस यहां पे क्या होगा कि जॉब 3 मशीन बी मशीन बी से कब छूटेगा? 31 आवर्स में छूटेगा। तो जॉब 3 खुद 1 घंटा वेट करेगा और जैसे ही मशीन सी 32 आवर्स में फ्री होगी वैसे ही जॉब 3 तो बैठा हुआ ही है। जॉब 3 तो 31 में फ्री हो चुका है। जॉब 3 तो वेट कर रहा है कि कब मशीन सी फ्री होगी। मशीन सी कब फ्री होगी? 32 आवर्स में। जैसे ही 32 आवर्स हो जाएंगे तो जॉब 3 मशीन बी से जंप करेगा जॉब मशीन सी की तरफ। तो गाइस 32 प्लस मशीन सी को यहां पे कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज यहां पर जॉब 3 मशीन सी में कितना टाइम लेगा? जॉब 3 मशीन सी में लेगा 5 आवर्स। मैं यहां पे लिख दूंगा +5। तो गाइज यहां पे हो जाता है टोटल 37 आवर्स। जैसे ही 37 आवर्स हो गए तो मशीन सी का हो जाएगा टाइम आउट और मशीन सी जॉब 3 की प्रोसेसिंग को फिनिश कर चुकी होगी। अब वही टाइम मैं यहां लिखता हूं। जैसे ही 37 आवर्स होते हैं तो जॉब 1 की एंट्री होगी, लेकिन जॉब 1 मशीन बी से फ्री कब हुआ था? जॉब 1 मशीन बी से तो 34 आवर्स में ही फिनिश हो गया था। तो बाकी के 3 आवर्स जॉब 1 को वेट करना पड़ेगा, मशीन सी को वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही 37 आवर्स हो गए तो जॉब 1 मशीन सी में एंटर कर जाएगा और मैं यहां पे लिखता हूं 37 प्लस। तो गाइस अब मशीन सी में जॉब 1 कितना टाइम लेगा? मशीन सी में जॉब 1 लेगा 3 आवर्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं 37 प्लस 3। तो मुझे यहां पे हो लिखना है 40। यहां पे मिल जाएगा 40। तो गाइस इसका मतलब ये जैसे ही 40 आवर्स हो गए तो ये पूरे जॉब प्रोसेस हो चुके होंगे और हमारा यहां पे काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो गाइस मशीन ए का काम कब कंप्लीट हो चुका था? मशीन ए का काम 32 आवर्स में ही कंप्लीट हो चुका था और 32 आवर अब मशीन बी का काम कब कंप्लीट हुआ था? मशीन बी का काम 2 आवर्स बाद यानी 2 घंटे बाद 34 आवर्स में मशीन बी का काम कंप्लीट हुआ है। तो ये 2 आवर्स तक मशीन ए तो काम खत्म करके बैठ चुकी थी। अब जैसे ही 34 आवर्स हो गए तो मशीन बी का भी गाइस यहां पे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी मशीन सी चल रही है। तो गाइस मशीन सी कब अपना काम खत्म करेगी? 40 आवर्स में। तो 34 के बाद 6 आवर्स तक मशीन सी एक्स्ट्रा काम करती रहेगी और सारे जॉब को प्रोसेस कर लेगी। तो गाइस पूरा जो जॉब है, ये जो पूरा काम है वो कब कंप्लीट होगा? वो होगा 40 आवर्स में। अब हम निकालते हैं टोटल इलैप्स टाइम। तो गाइस टोटल इलैप्स टाइम है मतलब इस पूरे काम के लिए कितना टाइम लगा? 40 आवर्स। अब मशीन ए कितना आइडल बैठी थी? गाइस 40 आवर्स पूरे काम करने के लिए लगे हैं, जिसमें 32 आवर्स पहले ही जैसे ही 32 आवर्स हो गए थे तो मशीन ए काम करना बंद हो गई थी। राइट, तो मैं अगर 40 माइनस 32 करता हूं तो 8 आवर्स तक मशीन ए आइडल रही थी। अब गाइज यहां पर मुझे मशीन बी और मशीन सी दोनों का आइडल टाइम निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मशीन बी का आइडल टाइम। तो गाइज अगर मैं मशीन बी का आइडल टाइम निकालूं तो मैं सबसे पहले यहां पे देखूंगा कि मुझे टोटल इलैप्स टाइम कितना मिला है। तो मुझे यहां पे मिलता है 40।
मैं यहाँ पे टोटल elapsed टाइम लिख देता हूँ 40 माइनस। अब गाइज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 40 में से मैं यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ मशीन बी का एक्चुअल टाइम जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं क्वेश्चन में जाता हूं, मैं ऊपर जाता हूं और यहाँ पे मशीन बी का टोटल कर लेता हूं। तो गाइज अगर मैं मशीन बी का टोटल करता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलता है 15। मैं इस 15 को माइनस कर दूंगा अपने टोटल elapsed टाइम से। तो गाइज 40 माइनस 15, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 25 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने मशीन बी का टोटल आइडल टाइम निकाल लिया है। अब गाइज मुझे मशीन सी का आइडल टाइम निकालना है, तो सेम मैं यहाँ पर वही 40 लिखूंगा जो कि मुझे elapsed टाइम मिला है और माइनस, अब मैं माइनस क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा मशीन सी का एक्चुअल टाइम। जिस तरीके से मैंने मशीन बी का आइडल टाइम निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं मशीन सी का आइडल टाइम निकालने वाला हूं। तो गाइज मशीन सी का एक्चुअल टाइम कितना है, अगर मैं इसको टोटल करता हूं, अगर मैं इसे टोटल करता हूं तो गाइज यहाँ पे मुझे मिलता है 28, यहाँ पे मुझे मिलेगा 28। तो गाइज इस 28 को मैं माइनस कर देता हूं 40 से। तो गाइज 40 माइनस 28, यहाँ पे मुझे मिलेगा 12 आवर्स। सो दैट्स इट गाइज, ये था कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।